यह है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 10 का एक टॉपिक है डीसी मोटर, यानी कि इसे डिश धारा यंत्र भी कहते हैं और एग्जाम में हमेशा ये डीसी मोटर के नाम से आता है। हम इसकी आज बनावट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बनावट पढ़ेंगे। आपको इसमें सर्वप्रथम दो चुंबकीय ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, एन और एस। इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक ए बी सी डी नर्म लोहे के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर तारों को लपेटकर आर्मेचर बनाया गया। यानी कि एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। एनएस दो चुंबकीय ध्रुव हैं, इनके बीच में नर्म लोहे के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर एक आर्मेचर बनाया गया है। इसे इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में ए बी सी डी द्वारा डिनोट किया गया है। आर्मेचर के दो बाह्य सिरों का संबंध दो दिक् परिवर्तक, जिसे इंग्लिश में कम्यूटेटर कहते हैं, से करते हैं, जिन्हें क्रमशः C1 और C2 द्वारा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इन दिक् परिवर्तकों के ऊपर क्रमशः दो कार्बन के ब्रुश B1 और B2 लगे रहते हैं। इन्हें इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि C1 के ऊपर ब्रुश B1 और C2 के ऊपर ब्रुश B2, इस प्रकार संयोजित इनको करते हैं। अब ये जो B1 का सिरा है वो बाह्य स्रोत से और B2 का सिरा है वो भी बाह्य स्रोत से इनका संबंध कर दिया जाता है। एक्चुअली जो आर्मेचर बनाया गया है वो इस आकृति का नहीं होता है जैसे इसमें प्रदर्शित किया गया है। आर्मेचर बनाने के लिए इस प्रकार की आकृति निश्चित की जाती है कि जैसे आपके पास एक तांबे का तार है और ये एक नरम लोहे की छड़। आपने क्या किया, इस नरम लोहे की छड़ को आयताकार आकृति बना ली। क्या बना लिया? आयत बना लिया, इसका आयताकार आकृति में परिवर्तित कर लिया। इस प्रकार से दो सिरे निकाल दिए इसके, और इसके बाद इसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार इस प्रकार लपेटे गए हैं। इस प्रकार से ये आर्मेचर है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि तार जो हैं विद्युत रोधी क्यों बनाए गए हैं, इसका क्या कारण? इसका कारण यह है कि इसमें जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विद्युत की हानि होगी वो नहीं होगी। जैसे H = I²RT के रूप में ऊष्मा ऊर्जा की हानि, विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हानि होती है, वो नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए विद्युत रोधी तांबे के तारों के ऊपर क्या किया जाता है, इंसुलेशन कर दिया जाता है, जिस कारण ऊष्मा यानी जल्दी गर्म नहीं हो वो और उनमें ऊष्मा की हानि किसी प्रकार से रुक जाए। तो एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास दो चुंबकीय ध्रुव N और S हैं। इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक ABCD एक कुंडली है। इसे विद्युत रोधी तांबे के तारों को इसके ऊपर लपेटकर बनाया गया है। इसे आकृति को क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दो बाह्य सिरों का संबंध दो दिक् परिवर्तक C1 C2 से करते हैं, चित्र में प्रदर्शित किया गया है। और इन C1 जो दिक् परिवर्तक है उसके ऊपर एक कार्बन का ब्रुश B1 और C2 दिक् परिवर्तक के ऊपर कार्बन का ब्रुश P2 लगा होता है। ये दोनों कार्बन के ब्रुशों का संबंध बाह्य स्रोत में लोड से कर देते हैं। अब इसमें इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कार्बन के ब्रुश कि ये इन दिक् परिवर्तक के घूमने के साथ साथ ही घूमते हैं। वो इसकी अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी क्रियाविधि में इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अब पढ़ेंगे हम क्या? क्रियाविधि।
यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। क्रियाविधि में क्या है, जैसे ही हम इसे बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं तो आर्मेचर घूमना शुरू हो जाता है। आर्मेचर शुरुआती स्थिति में समांतर है दोनों चुंबकीय ध्रुवों के, और जैसे ही ये घूमना शुरू करता है तो प्रथम आधे चक्र में मान लो यह आर्मेचर ऐसे घूमना शुरू हुआ, तो प्रथम आधे चक्र में डी सिरा, डी और सी सिरा बाहर की ओर लंबवत और ए और बी सिरा अंदर की ओर लंबवत रहता है। प्रथम आधा चक्र हो गया। इसी प्रकार दूसरे आधे चक्र में स्थिति पलट जाती है, यानी कि ए के स्थान पर आ जाता है डी, ए के स्थान पर डी और सी के स्थान पर आ जाता, बी के स्थान पर आता है सी और यहाँ आ जाता है बी और यहाँ आ जाता है ए, यानी कि स्थिति उलट गई है इसकी। अब क्या ये समांतर स्थिति में रहता है हाल फिलहाल में, तो इससे जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में थोड़ी कमी रहती है, कम चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। उससे अलग से बताएंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ=ba होता है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, तीसरे आधे चक्र में क्या होगा, फिर ये घूमेगा, फिर ये ऐसे लंबवत हो जाएगा, यानी कि अब ए और बी बाहर की ओर लंबवत, सी और डी और सी अंदर की ओर लंबवत रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, एक स्थिति में लंबवत, प्रथम आधे चक्र में लंबवत, दूसरे आधे चक्र में समांतर, प्रथम आधे चक्र में लंबवत, दूसरे आधे चक्र में समांतर। इसी प्रकार ये आर्मेचर घूमता रहता है। इस आर्मेचर के घूमने के साथ साथ इसके अंदर इसके बाह्य सिरों से जुड़े हुए दोनों दिक् परिवर्तक C1 और C2 भी इसके साथ घूमते हैं। तो जब प्रथम आधे चक्र में C1 बाहर की ओर और C2 अंदर की ओर रहता है, तो दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, ये वाला सिरा यानी कि ये C1 यहाँ है, C2 यहाँ है, तो यहाँ C2 आ जाएगा, यहाँ C1 आ जाएगा। ठीक, और कार्बन के जो ब्रुश हैं वो दिक् परिवर्तकों के साथ साथ घूमते हैं, यानी कि इसमें जो धारा की दिशा है वो कार्बन के जो ब्रुश हैं उनको चेंज करके परिवर्तित की जा सकती है। इस प्रकार इसकी क्रियाविधि है, पर बहुत ही सिंपल है। इसको पुनः समझने का प्रयास एक बार करेंगे इसकी क्रियाविधि को। सर्वप्रथम क्या करते हैं, बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं तो आर्मेचर घूमना शुरू हो जाता है। आर्मेचर हाल फिलहाल में समांतर है चुंबकीय ध्रुवों के। चुंबकीय ध्रुवों का इसमें मुख्यतः कार्य है, जब इसमें एक ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि जब किसी चालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है, बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम उत्पन्न करने के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र, इन चुंबकीय ध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस क्षेत्र में क्या होगा, ये घूमना शुरू कर देगा। घूमना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसा, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये प्रथम आधे चक्र में क्या होगा, बाहर की ओर लंबवत और आधा सिरा अंदर की ओर लंबवत रहेगा। दूसरे आधे चक्र में पुनः समांतर आ जाएगा। फिर तीसरे आधे चक्र में बाहर की ओर लंबवत, अंदर की ओर लंबवत। फिर तीसरे आधे चक्र में क्या होगा, ये कहां जाएगा, समांतर आ जाएगा इसके। यानी कि जब ये लंबवत होता है तो इससे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम मात्रा में गुजरता है। इस प्रकार से गुजरता है चुंबकीय फ्लक्स इसमें से। ठीक है, और बाहर इसके बाह्य जो सिरे हैं इस आर्मेचर के घूमने के साथ साथ ही घूमते हैं, यानी कि इसका जो दिक् परिवर्तक है C1 वाला सिरा है, जैसे घूमना शुरू करेगा तो ये C1 वाला सिरा C2 के स्थान पर, C2 वाला सिरा C1 के स्थान पर आ जाएगा, और इसी प्रकार B1 वाला सिरा B2 के स्थान पर और B2 वाला सिरा B1 के स्थान पर आ जाएगा। यानी कि ये जो कार्बन के ब्रुश हैं वो दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर के साथ साथ ही घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, इनके साथ साथ ही घूमते हैं। ये इसकी क्या है, एक क्रियाविधि है और बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।